आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, और इसमें समास विग्रह क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो समास क्या होते हैं? समस्त पद वे सामासिक शब्द होते हैं जो दो सार्थक पदों के मिलने से बनते हैं। समस्त पद वे सामासिक शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं, है ना। जो जैसे इसमें दो पद होते हैं, जैसे पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा होता है वो उत्तर पद होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में पहला पद प्रति हो गया है और दूसरा उसमें वर्ष हो गया है, ठीक है। तो जो समस्त पद जैसे प्रतिवर्ष है, इसको हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। और इसमें दो पद होते हैं, जैसे प्रतिवर्ष का यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रति यहाँ पर पहला पद है और वर्ष यहाँ पर दूसरा पद है, ठीक है। इनके मेल से समस्त पद बना प्रतिवर्ष। ओके, उसके बाद है समास। क्या होते हैं समास, किसे कहते हैं? ये तो था समस्त पद की बात। अब हम समास किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? छोटा करना, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा करना। तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गुणों से युक्त का मेल होकर बना, गुणों से युक्त का मेल होकर बना गुणयुक्त, ठीक है। तो गुणयुक्त यहाँ पर क्या हो गया है? गुणयुक्त यहाँ पर हमारा है समस्त पद, ठीक है। उसके बाद है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। किसी भी हम सामासिक पद को शब्द को तोड़ेंगे तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया है गगनचुंबी, ठीक है। गगनचुंबी यहाँ पर एक शब्द दिया है और जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जो हमने लिखा है गगन को चूमने वाला, ये क्या हो गया? समास विग्रह है, ठीक है। समस्त पद मीन सामासिक पद क्या है? गगनचुंबी। और उसको जो हमने उसको तोड़ा है वह क्या है? हमारा समास विग्रह, ठीक है। ये तो था हमारा समास और समास विग्रह क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके भेद। इसके भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय होता है, अव्यय समझते हैं ना? अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द जो नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार। अन्य उदाहरण और भी इसमें दिए, बखूबी, खूबी के साथ, आजन्म, जन्म भर, बेहिचक, बिना हिचक के। तो जो अव्यय है, जैसे विधि के अनुसार, बखूबी, खूबी के साथ तो यहाँ पर क्या हो गया है? अव्यय हो गया। आजन्म, जन्म भर यहाँ पर क्या हो गया? अव्यय हो गया है, ठीक है। बिना हिचक के, तो बिना यहाँ पर क्या हो गया है? अव्यय हो गया है। तो जो जिनमें अव्यय आते हैं वे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। ओके, उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है? जो हमारा पहला पद होता है, और उत्तर पद उसमें प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास में शब्द समूहों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो। जब इनका समास विग्रह करते हैं हम तो क्या आता है? इसमें कारक चिन्ह आते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो हम इसका विग्रह करेंगे विद्या के लिए आलय। तो विद्या के लिए यहाँ पर क्या आया है? कारक। तो जब हम तत्पुरुष समास में जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें क्या आते हैं? कारक चिन्ह आते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है तत्पुरुष समास की कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है। इसमें नीचे बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे आप देखेंगे करण तत्पुरुष का उदाहरण दिया है, जैसे मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान के लिए जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान के लिए धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त।
ठीक है। तो जब जब इनमें ये सब आ जाते हैं, मतलब कारक चिन्ह आ जाते हैं, उपसर्ग आ जाते हैं, तभी वहां पर तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य मतलब एक उसमें संज्ञा सर्वनाम होती है, संज्ञा या सर्वनाम में से शब्द होता है, या वो दूसरा उसकी विशेषता होती है। जैसे समस्त पद नीलांबर, नीलांबर विशेषण यहाँ पर नीला हो गया है और विशेष्य यहाँ पर अंबर हो गया। विशेष्य और विशेषण होते क्या है? विशेषण होते हैं जिसकी शब्द की हम विशेषता बताते हैं, और विशेषण जो विशेषता हमने बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर नीला विशेषण हो गया और अंबर यहाँ पर विशेष्य है। तो यहाँ पर दोनों विशेषण विशेष्य आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा कर्मधारय समास। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद क्या आएगा? विग्रह कम करेंगे तो क्या आएगा? नीला है जो अंबर। जैसे उदाहरण दिया है महात्मा। महात्मा का हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। ठीक है, ऐसे ही नीलकंठ है, घनश्याम है, ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद पूरे समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, पंच यहाँ पर संख्या है, पंच मतलब 5, वटी पंचवटी, तो यहाँ हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वटों या वृक्षों का समूह। अन्य उदाहरण है 12 मासा, 12 मासों का समूह। षटकोण, जिसके 6 कोण होते हैं, ठीक है, उसको हम षटकोण बोलते हैं। और त्रिफला, 3, त्रि का मतलब 3, षट का मतलब 6, चौराहा, चौ का मतलब 4, तो यहाँ पर चौराहा हो गया 4 राहों का समूह। ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें कोई मतलब दोनों जो पद होते हैं, उत्तर पद और जो पूर्व पद होते हैं, दोनों समान होते हैं। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, है ना। दूध दही, दूध और दही। माता पिता, माता और पिता। भला बुरा, भलाया बुरा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो विग्रह आता है वो किसी तीसरे के लिए इसका अर्थ जाता है। जैसे है अंशुमाली, किरणें हैं अंशुमाली, किरणें है माला जिसकी, किरणें है माला जिसकी अर्थात सूर्य। अंशुमाली, अंशुमाली, किरणें है माला जिसकी, इसका हम विग्रह करेंगे किरणें है माला जिसकी अर्थात सूर्य। यहाँ पर सूर्य के लिए इसका अर्थ आया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ऐसे और भी उदाहरण दिए, जैसे नीलकंठ। देखो नीलकंठ ऊपर भी आया था कर्मधारय में, और नीलकंठ यहाँ भी आया बहुव्रीहि में। अब दोनों में क्या अंतर है? अगर हम इस जैसे जिस तरह हम इसका विग्रह करेंगे, हम उसी के अनुसार उसका समास का नाम भी लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, यहाँ तो हम करेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, हमने तीसरे के लिए अर्थ डाला है शिव। अगर हम उसको विशेषण के रूप में लिखते हैं, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो वहां पर हम लिखेंगे कर्मधारय समास। अगर हम लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, वहां पर आएगा बहुव्रीहि समास। अगर हम विशेषण के रूप में उसको लिखते हैं नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो वहां पर हम कर्मधारय समास लिखते हैं। ये थे समास के 6 भेद, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से। ओके।